सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था बिजनेस लॉ का। आज से हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 1। आज हम इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना और कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है, ये आगे हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मीन्स आपको पता है उसमें सब डिफ़ाइन किया होता है। जैसे कि आपके बुक का फर्स्ट पेज आप खोलोगे तो उसमें आपको प्रीएम्बल दिया होगा। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रीएम्बल होता है जिसमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सब डिफ़ाइन किए होते हैं। और ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इंडिया के हर पार्ट में एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहाँ पे वो लोग का अलग ही लॉ चलता है। और ये 1 सितंबर 1872 को एप्लीकेबल हुआ था, केम इनटू फोर्स आया था 1 सितंबर 1872। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। The Indian law of contract is based on the principle of English law. The act was enacted in the year 1872 and came into force on 1st September 1872. ये इंग्लिश लॉ था, मतलब 1872 मीन्स आप समझ सकते हो कि ब्रिटिशर्स के ज़माने का। और इसको फोर्स में लाया गया 1 सितंबर 1872 को। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़ के ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। इसके कुछ पार्ट्स है जैसे कि चैप्टर 1 to चैप्टर 6 डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिमेनिंग 3 चैप्टर्स दैट इज़ चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 डील्स विद द स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स 1 to 6 तक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर, और जो रिमेनिंग 3 चैप्टर से 8, 9, 10 वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करता है। सच एज चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 8 इंडेमनिटी एंड गारंटी, चैप्टर नंबर 10 बेलमेंट एंड चैप्टर नंबर 9 बेलमेंट एंड चैप्टर नंबर 10 एजेंसी। जब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था तो इसके अंदर कुछ ऐसे भी प्रोविजंस थे कि हम वो कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसके अंदर जो अ पर्टिकुलर यूजेस और कस्टम इज़ अलाउड टू प्रिवेल एंड रिमेन अनअफेक्टेड। मीन्स जो पहले से प्रथा चली आ रही है उसको हम कुछ रिमेन अनअफेक्टेड, मतलब उसको कुछ नहीं करेंगे, वो लॉ में रहेगा। कस्टम शुड बी लेकिन जो कस्टम है, जो रीति रिवाज है वो रीजनेबल होना चाहिए एंड सर्टन एंड रीजनेबल एंड सर्टन एंड शुड बी वेल नोन। और वो वेल नोन मतलब जाना पहचाना होना चाहिए। जो रीति रिवाज है वो जाना पहचाना होना चाहिए, वेल नोन होना चाहिए। हाउएवर यूजेज और कस्टम शैल नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज साइलेंट ऑन एनी मैटर, हिंदू और मोमेडियन लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट शाल अप्लाई। मीन्स अगर कहीं पे आपका लॉ साइलेंट है, मतलब किसी कस्टम में, तो वहाँ पे हिंदू का लॉ एप्लीकेबल होगा कि मुस्लिम का लॉ एप्लीकेबल होगा। तो वो किसी मैटर में अगर लॉ के बारे में लॉ ने कुछ बताया नहीं है तो वहाँ पे या तो हिंदू अपना लॉ एप्लीकेबल करा सकते या तो मुस्लिम्स अपना लॉ एप्लीकेबल करा सकते हैं। मीन्स हिंदुओं में जैसा पहले से चलते आ रहा है वो वैसा अपना एप्लीकेबल कर सकते, और मुस्लिम्स में जैसा उनके कस्टम्स के हिसाब से चलते आ रहा है वो वैसा लॉ लगा सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर नॉट अ कंप्लीट कोड एंड देयरफॉर नॉट एग्जॉस्टिव। इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये पूरा कंप्लीट नहीं है, उसको अपन चेंज कर सकते हैं। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बिजनेस लॉ. It plays an important role in our day-to-day life and more so in the case of trade, commerce and industry. ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बिजनेस में तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट इन द केस ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी और अपने डे टू डे लाइफ में भी ये इम्पॉर्टेंट है। इन कमर्शियल एंड ऑर्डिनरी लाइफ प्रोमिसेस आर मेड, समटाइम्स दे आर परफॉर्म इन एंड समटाइम्स ब्रीच। मीन्स हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। जैसा कि आप दुकानदार के पास गए, आपने उसको बोला मुझे एक बिस्किट देना, तो आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ऐसे आप दिन भर में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हो। समटाइम्स आपने समझो, आपने एग्जांपल देते हैं,
आप दुकानदार के पास गए, आपने बोला कि आप मुझे बिस्किट दो, मैं पैसा आपको बाद में दूंगा, तो आपने बाद में पैसा नहीं दिया, तो आपने वो जो आपने प्रॉमिस किया वो आपने तोड़ दिया, तो उसको बोलते ब्रीच। समटाइम्स ब्रीच इज़ कमिटेड, मीन्स कभी कभी आप पैसा दे देते हो या फिर कोई कंडीशन में आप पैसा नहीं देते, तो उसको बोलते हैं ब्रीच। समटाइम्स दे आर परफॉर्म एंड समटाइम्स ब्रीच इज़ कमिटेड। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विथ promises which create legal obligation। मीन्स अगर आपने प्रॉमिस किया है तो आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन आ गई है। दिस एक्सक्लूड those promise made in common life which may be morally binding but create no legal obligation। मीन्स अभी ऐसा हर एक प्रॉमिस को आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ए प्रॉमिस टू गिव बी ₹500 as a birthday present on B's birthday. A failed to fulfill his promise. B want to file a suit against A for the realization of the amount. B cannot succeed as there was no intention on the part of the A to create a legal obligation। मीन्स अगर आप किसी को ऐसे ही प्रॉमिस करते हो जो सोशली है, मतलब जैसे कि यहाँ पे दिया है कि ए ने प्रॉमिस किया बर्थडे पे कि वो उसके बर्थडे पे, ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो उसके बर्थडे पे 500 रुपया देगा, पर बी उसको 500 रुपया नहीं देता है, तो क्या ये केस में, पर ए उसको 500 रुपया नहीं देता है, तो क्या ये केस में बी ए के खिलाफ केस कर सकता है? द आंसर इज़ नो, बिकॉज उनके बीच में कोई एक लीगल इंटेंशन नहीं क्रिएट हुआ था। देयरफॉर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट therefore exclude obligation which are not contractual in nature। Therefore the law of contract is not the whole law of agreement nor the whole law of obligation। साल्मोन हैज़ राइटली ऑब्जर्व दैट, यहाँ पे एक प्रोफेसर है साल्मोन, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट नॉर इट इज़ होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। इट इज़ द लॉ ऑफ दोज एग्रीमेंट विच क्रिएट ऑब्लिगेशन एंड दोज ऑब्लिगेशन विच हैव देयर सोर्सेज इन एग्रीमेंट। में हर चीज़ को आप कोर्ट ऑफ लॉ में लेके नहीं जा सकते, सिर्फ उसी चीज़ को लेके जा सकते हो जिसका लॉ की नज़र में कुछ वैल्यू है, जिसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा, उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था। अभी यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, जस्ट इन रैम एंड जस्ट इन पर्सोनम। जस्ट इन रैम का मीन्स क्या होता है? अ राइट अगेंस्ट और इन रिस्पेक्ट ऑफ ए थिंग एंड इट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। मीन्स वो चीज़ जो आपके पास है और कोई पूरे वर्ल्ड के पास नहीं है, मतलब वो चीज़ का पोजीशन सिर्फ आपके पास है। फॉर एग्जांपल, एक्स इज़ द ओनर ऑफ अ प्लॉट ऑफ ए लैंड, ही हैज़ अ राइट टू हैव क्वाइट पोजीशन एंड एन्जॉयमेंट ऑफ दैट लैंड अगेंस्ट एवरी मेंबर ऑफ द पब्लिक। सिमिलरली every member of the public is under an obligation not to disturb X possession or enjoyment। This is X right in RAM। मीन्स RAM ऐसा आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो, RAM मीन्स रिमेनिंग, मतलब रिमेनिंग वर्ल्ड के खिलाफ आपका राइट। और जस्ट इन पर्सोनम मीन्स अ राइट अगेंस्ट और इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन। जस्ट इन पर्सोनम मीन्स अवेलेबल ओनली अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन। एग्जाम्पल, A owes a certain sum of money to B. B has a right to recover this amount from A. This right can be exercised only by B. This right of B is just in personam। मीन्स पर्सोनम से आप ऐसा शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो, पर्सोनल मीन्स पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर आप एक लॉ के पास उसको लेके जा सकते हो। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि A ने कुछ पैसा B को दिया, तो सिर्फ B ही वो पर्सन है पूरी दुनिया में जो कि ए के ऊपर केस कर सकता है और कोई नहीं है, उसको बोलते हैं जस्ट इन पर्सोनम। अभी कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ होने वाले कुछ कॉमन टर्म्स जो कि सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट में डिफाइन किया गया है, उसको हम समझेंगे। सेक्शन 2, इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर यूज इन द फॉलोइंग सेंस अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। सबसे फर्स्ट दिया है प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब, ये जैसा आपको डेफिनेशन यहाँ पे दिया है वैसा अगर आप वर्ड टू वर्ड एग्जाम में लिखोगे, क्योंकि लॉ में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, अपने ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते, लॉ में जैसा दिया है आपको वैसा ही लिखना होगा। प्रपोजल, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट ऑर्डर टू सच एक्ट और एब्सेंटिज, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स, जैसा कि आप पहले सिंपल वर्ड में समझो
मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको अपनी कार दूंगा। आपने भी ये मैंने जो प्रॉमिस किया आपको अपनी कार दूंगा और बदले में कुछ आपसे पैसे लूँगा, मतलब जितना वो कार का वैल्यू है। तो मैंने आपको जो प्रपोज़ल दिया, जो आपको मैंने बोला कि मैं अपना कार दूंगा, उसको बोलते हैं प्रपोज़ल। प्रपोज़ल का दूसरा नाम है ऑफ़र, मतलब मैंने आपको ऑफ़र दिया कि आप मेरी कार खरीदोगे। अभी बुक में जैसा दिया है वैसा हम देखते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, मीन्स वन पर्सन मतलब मैंने आपको ऑफ़र दिया, सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, मतलब मैं आपको अपना कार देना चाहता हूँ, मैं अपने विलिंगनेस से आपको अपना कार देना चाहता हूँ। और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या तो मैं अपना एब्सटेन मतलब रोकना, किसी चीज़ को रोकना, या तो मैं आपको ऐसा भी ऑफ़र दे सकता हूँ कि मैं आपको ये दूंगा पर आपको वो चीज़ नहीं करना होगा। तो ऑफ़र कौन सा भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। एसेंट मीन्स यहाँ पे होता है सामने वाले का हाँ, मतलब आप मान जाए ऐसा कुछ कर देना, मीन्स आपका परमिशन ऑफ दैट ऑर्डर टू सच एक्ट और एब्सेंटिस ही इज़ सेड टू मेक अ प्रपोजल। और इसी को हम प्रपोजल बोलते हैं। मीन्स कोई एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को कोई ऑफ़र दे, कोई प्रपोजल दे अपने इच्छा के अनुसार, तो उसको ही प्रपोजल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस प्रॉमिस। व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, द प्रपोजल इट सेड टू बी एक्सेप्टेड। और प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। अभी मैंने आपको ऑफ़र दिया था कि आप मेरी कार परचेज़ करोगे 3 लाख में, आपने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हो गया, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है उसको वो बन जाता है प्रॉमिस। अभी बुक के वर्ड्स में देखते हैं। व्हेन अ पर्सन टू होम द प्रपोजल इज़ मेड, मतलब मैंने आपको प्रपोजल दिया, सिग्निफाइज इज एसेंट देयरटू, आपने बोल दिया कि हाँ मुझे आपकी गाड़ी चाहिए। द प्रपोजल इट सेड टू बी एक्सेप्टेड, आपने वहाँ से हाँ बोल दिया तो उसको बोलेंगे प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, और जब आपने प्रपोजल एक्सेप्ट किया वो बन जाता है प्रॉमिस। मीन्स पहले ऑफ़र दिया जाता है, अगर ऑफ़र एक्सेप्ट हुआ तो वो प्रॉमिस बन जाता है। अब नेक्स्ट है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। अब प्रॉमिसर कौन होता है, प्रॉमिसी कौन होता है। मीन्स मैंने आपको प्रॉमिस किया तो मैं प्रॉमिसर, और आप जो प्रॉमिस एक्सेप्ट करेगा वो प्रॉमिसी। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज़ कॉल्ड द प्रॉमिसर। मीन्स मैंने आपको अपनी कार देने का ऑफ़र किया तो मैं प्रॉमिसर, एंड आपने लेने का वादा किया तो आप प्रॉमिसी। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज़ कॉल्ड प्रॉमिसी। कंसिडरेशन व्हेन एट द डिज़ायर। कंसिडरेशन का सिंपल मीनिंग ऐसा होता है कि जो मैंने आपको कार देने का गिफ्ट किया, मीन्स ऑफ़र दिया, और आपने बदले में मुझे 3 लाख रुपीज़ देने का ऑफ़र, मतलब वो ऑफ़र दिया, तो आपके लिए कार कंसिडरेशन हुआ और मेरे लिए वो 3 लाख रुपीज़ कंसिडरेशन हुआ। मीन्स जो चीज़ आपको कुछ बदले में मिल रही है उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और एब्सेंटीज ऑफ प्रॉमिस इज़ कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। अभी इसको हम पार्ट्स में करके पढ़ेंगे। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, मीन्स मेरी इच्छा पे, प्रॉमिसर में हूँ ये केस में, तो व्हेन एट द डिज़ायर मतलब इच्छा, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रॉमिसी मतलब आप, और या फिर आपके बिहाफ पे कोई भी, मतलब आपने या तो आपके बिहाफ पे आपके मम्मी आपके काका 3 लाख रुपीज़ मुझे देंगे, या तो आपके फादर, या तो आपकी सिस्टर, मतलब आपके बिहाफ पे कोई भी, हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। अब यहाँ पे 3 कंडीशन है, एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मीन्स पास्ट, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मीन्स प्रेजेंट, और प्रोमिसेस और टू डू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मीन्स फ्यूचर। सच एक्ट और एब्सेंटीज ऑफ प्रॉमिस इज़ कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। और इसी एक्ट को या तो फिर वो पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में अभी चल रहा है, या फिर फ्यूचर में होगा, इसी को बोलते हैं कंसिडरेशन। मीन्स बदले में कुछ लेना। एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट।
मीन्स हर वो प्रॉमिस या फिर हर वो प्रॉमिस का सेट फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। मीन्स मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको अपनी कार दूंगा और आपने प्रॉमिस किया कि आप 3 लाख रुपीज़ दोगे वो कार के बदले। तो ये जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स ये जो हमारे बीच में है कॉन्ट्रैक्ट, हमने जो प्रॉमिस किया है वो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। अभी सिर्फ हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल मतलब मीन्स होता है उल्टा। तो प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन मीन्स मैंने आपको प्रॉमिस किया और आपने भी कुछ प्रॉमिस किया कि आप में मुझे 3 लाख रुपीज़ दोगे, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। वॉइड का मीनिंग होता है लॉ में एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इट इज़ सेड टू बी वॉइड। मीन्स जो लॉ की नज़र में वैलिड नहीं है उसको बोलते हैं वॉइड। और कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मीनिंग है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। जो अभी हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, अगर उसमें एनफोर्सेबल बाय लॉ हम ऐड कर देते तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स एग्रीमेंट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब ये वॉइडेबल से एक वर्ड निकल के आता है अवॉइडेबल। एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयरटू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स, इट इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स वो आप समझो कि एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको बोला कि आप मेरी कार परचेज़ करो 3 लाख रुपीज़ में। आपने बोला नहीं मैं कार 1 लाख रुपीज़ में परचेज़ करूँगा। तो मैंने आपको गन दिखाया और बोला कि नहीं आपको कार मेरी 3 लाख में परचेज़ करनी होगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये फ्री कंसेंट से नहीं हुआ था। मीन्स आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके बोल सकते हो कि मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी, तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, मीन्स वॉइडेबल। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि वो फ्री कंसेंट से नहीं हुआ था तो वो केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, उसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे वॉइड और वॉइडेबल में बिग डिफरेंस है। वॉइड मीन्स वो पहले से ही गलत कॉन्ट्रैक्ट है और वॉइडेबल मीन्स पहले वो सही था लेकिन बाद में उसको अवॉइड किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो देखेंगे और उसकी डिटेल में हम सब जानकारी विद एग्जांपल देखेंगे। तो आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।